बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ग्रहरी आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य में बीए प्रथम वर्ष में 2 पेपर है, जिसमें जो पहला पेपर है वो है मध्यकालीन काव्य। 100 नंबर का ये पेपर होता है। इसी पेपर को मैं पढ़ाऊंगा, जबकि उसमें दूसरा पेपर होता है हिंदी निबंध नाटक एवं एकांकी। इस पेपर को डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव सर आपको पढ़ाएंगे। तो चूंकि इस कोरोना महामारी के समय आप लोगों से सीधा मुखातिब होने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वीडियो के माध्यम से ही थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने की कोशिश करना हमारा उद्देश्य है। जानकारी देना चाहता हूं मैं कुछ। एक बात बहुत सीधी है कि आपने हिंदी साहित्य अगर विषय चुना है तो कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट जरूर रहा होगा। कोई ना कोई रीजन है जिसने आपको जोड़ा है हिंदी से। कुछ लोग इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि बहुत आसान विषय है, इसलिए भी उस विषय को चूज करते हैं। लेकिन अगर यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखा जाए तो ये काफी चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि लोग फेल नहीं होते, फेल होते, क्योंकि हम उसको एक उपेक्षित सब्जेक्ट मानकर चलते हैं कि इसकी उपेक्षा इतनी कर देते हैं कि हम सोचते हैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़े ही क्यों? एक जो महत्वपूर्ण चीज है, हम अपने जीवन से जनरलाइज जो एक सामान्यीकरण, जो हमारे मन में एक सामान्य आदत है जो हम बना चुके हैं कि ये सरल है और ये कठिन है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और कुछ चीजों को हम इतना सरल मान लेते हैं कि हम उसमें बार बार असफल होते हैं। वो मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके साथ होता है। हमने भी ऐसा मान रखा था कि हम ये चीजें आसान हैं, ये चीजें कठिन हैं। लेकिन जब बहुत आगे बढ़े तो ये समझ में आया कि ये हमारी भूल है कि हम जिसको आसान समझ बैठे थे वो तो कहीं ना कहीं कठिन था। साहित्य की बात आती है तो मन में कुछ ना कुछ विचार रहते हैं। आज शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा आप 1 से पढ़ें, 2 से पढ़ें या 3 से पढ़ें। बचपन से किसी ना किसी महत्वपूर्ण कवि को आप पढ़ते चले आ रहे हैं, और वो क्रम बना हुआ, ऐसा नहीं है कि वो टूट रहा है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो उस क्रम में वो चीजें, पहले किसी का 1 पद मिलता था तो अब 2 पद मिलते हैं, 3 पद मिलते हैं, 5 हो जाता है, 10 हो जाता है। कहीं ना कहीं उसी का विस्तार होता चला जाता है हमारे पाठ्यक्रम में। और पाठ्यक्रम के विस्तार का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर, वो जो सूझ और समझ विकसित होने का भी प्रश्न है सामने। स्नातक या बीए में पढ़ना केवल एकमात्र उद्देश्य सूचनात्मक नहीं होना चाहिए कि हमें अर्थ जान लेना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्थ तो गाइड में भी मिल जाएगा। जो किताब आती है मध्यकालीन काव्य संग्रह, ये संपादित किताब है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा और डॉक्टर निरंकार सिंह की। इस किताब को जब आप लेंगे तो इसमें नीचे हर पद के नीचे उसकी व्याख्या दी गई है। तो किताबें पर्याप्त हैं ये मैं नहीं कहूंगा। अगर किताबें पर्याप्त होती तो हमारी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती। तो सरकार कुछ नहीं करती, तब तो सरकार तकनीक को सामने रख करके आपको कहती आप पढ़ो, एग्जाम हम ले लेंगे। एग्जाम के लिए हमें कुछ वर्करों की जरूरत है, टीचर हमें नहीं चाहिए।
जो दृष्टि पैदा करना, सूझ समझ विकसित करना, ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, उसे हमें करना चाहिए। और हम कितना कर पाते हैं तो आप पर डिपेंड करता है, आप उसे बता पाएंगे, भली बात। तो साहित्य भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्रासंगिकता है। भाई वो जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको कितना पोषित करती है, या समाज के अस्तित्व या विकास में उसका कोई योगदान है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है साहित्य के संदर्भ में। आप पढ़ने चले हैं तो पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अभी हम करेंगे, हमारे पास समय है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले प्रासंगिकता क्या है इसकी, समाज में, दुनिया में क्या ये किसी आवश्यकता की पूर्ति आज कर पा रही है कि नहीं साहित्य? क्या इसको पढ़ने से, इसकी जानकारी से किसी का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो कुछ लिख दिया जाए वो सभी साहित्य नहीं होता, ये भी जान लीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि रोड पे जो भी बिके सब साहित्य हो गए। साहित्य के मानदंड समय समय पर बदलते रहे। पहले राजा रानी की कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन आज आप देखेंगे उत्तराधुनिकता के युग में दर्द बयां होता है कहानियों में। दुख और दर्द की पराकाष्ठा को भी कहानियों का अंग बना लिया गया है। समय की बात है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कहानी का फलक चेंज होता। मैं थोड़ा सा इतर हट करके बातें कर रहा हूं। अभी हम साहित्य की प्रासंगिकता पर बात करते हैं। अगर हम देखें कि साहित्य की प्रासंगिकता का जो पहला प्रतिमान होना चाहिए, तो अगर पहला प्रतिमान देखेंगे कि उसका मूल काम क्या है, कि मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता को डेवलप करना, विकसित करना, संवेदनशील बनाना। संवेदनशील का मतलब होता है कि वो अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनके प्रति वो कितना सजग है या उसको कितना महसूस कर पाता है। समाज का जो ताना बाना है वो कितना अपने अंदर उसको महसूस करता है। कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, प्रकृति हो, उसके बारे में वो कितना सोचता है। जितने बड़े से बड़े साहित्यकार हुए हैं वो इसलिए हो क्योंकि उन्होंने समाज को महसूस किया, वो संवेदनशील रहे समाज के प्रत्येक चीजों पर। वो जितनी भी चीजें उनके आसपास थी सबके प्रति संवेदनशील रहे, इसलिए वो एक बहुत बड़े और प्रख्यात लेखक बन गए। चाहे वो प्रेमचंद रहे हों, चाहे वाल्मीकि रहे हों, चाहे प्रसाद रहे हों, चाहे भारतेंदु रहे हों, उनके समय का जो उनका समय था उसके प्रति उनके मन में कुछ ना कुछ बातें थी और उसको उन्होंने कहा। तो संवेदनशीलता ये साहित्य की पहली प्रासंगिकता है कि हमें संवेदनशील बनाती है, ये क्षमता पैदा करती है कि आप संवेदनशील रहिए। तभी एक अच्छे साहित्य का यही उद्देश्य है। दूसरा अगर प्रतिमान देखेंगे, वो दूसरा प्रतिमान है कि वैचारिक स्तर पर वो प्रगतिशीलता को धारण करता है, तथा जो लोग प्रगति विरोधी हैं, रूढ़िवादी हैं, यथास्थितिवादी हैं, उनका खंडन भी करता है। कुछ लोग बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। आज जब से व्हाट्सएप युग आया है, फेसबुक आया है,
सोशल मीडिया का जो चरित्र है वो बदल गया है। आप न्यूज़ चैनल भी देखेंगे तो तमाम हेट स्पीचेज आपको देखने को मिलेगी। उनको लगता कि ये क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं केवल एक किसी भी कैटेगरी में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी किसी भी परंपरा का जब आप विरोध करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही सदियों से, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन ये काम किसका, ये प्रासंगिक क्यों बनी हुई है, साहित्य क्यों जीवित है? क्योंकि ये उन चीजों के खिलाफ खड़ा होता है। कबीर को आप देख लीजिए, निराला को देख लीजिए, भारतेंदु को देख लीजिए, मुक्तिबोध को देख लीजिए। इस समाज में जो भी कमियां हैं वो लोगों के सामने लाते हैं। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कितना तोड़ पाते हैं ये अलग बात है, प्रयास तो करना चाहिए। कबीर को आप देखिए, कबीर ने जाति व्यवस्था, ये मंदिर, मस्जिद, इन पर करारा प्रहार किया। समाज में तोड़ने वाली शक्तियों के ऊपर करारा प्रहार किया। जो प्रोपोगंडा फैला के बैठे थे, जो आडंबर था, उसका विरोध किया लोगों ने, और इसका विरोध होना भी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज और है, साहित्य की प्रासंगिकता की जो जरूरतें हैं परिवर्तनों के लिए, जो आवश्यक जरूरतें हैं, जो जरूरी हैं कि समाज में यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, तो साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी यह भी है कि वो कितना सक्रिय रूप से इस चीज के लिए सहायक हो पाता है। जो मौजूदा परिवर्तन है कितना जरूरी है। और एक काम और, कभी कभी हम सोचते हैं कि केवल बुराइयों का ही चित्रण, जो बुराइयां हैं उसकी आलोचनात्मक चित्रण ही महत्वपूर्ण होता है साहित्य में। ऐसा नहीं है। विसंगतियों के चित्रण के साथ साथ आदर्श समाज के निर्माण हेतु जो प्रतिमान है उसको भी उपलब्ध कराना साहित्य का काम है, और वो करता है, बखूबी करता है। बस केवल हम सोच नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि वो कितना कर रहा है या कितना नहीं कर पा रहा। हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। साहित्य करता चला आ रहा है कुछ, और एक आदर्श समाज कैसे बन सकता है ये भी उसका काम है, और वो उसमें को बखूबी करता है। मनुष्य की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का चित्रण भी काव्यों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लोगों के सामने आता है। चाहे वो मध्यवर्गीय समस्या हो, चाहे वो निम्न वर्गीय समस्या हो, उसको दिखाना भी साहित्य का लक्ष्य है, होना चाहिए, और साहित्य दिखाता भी है। ऐसे स्वस्थ मनोरंजन, भाई ऐसा है कि हम पढ़ते हैं अगर साहित्य, तो अगर हम निराशावादी हमेशा साहित्य पढ़ेंगे तो भाई अच्छा थोड़ी लगेगा। तो मनोरंजन भी हमारा ये साहित्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बोरिंग रहें, केवल समस्याओं का चित्रण हो, आदर्श समाज की स्थापना के लिए ही बातें हों। मनोरंजन करने के लिए भी साहित्य को आगे आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे गए
जो शुद्ध मनोरंजन करते हैं लोगों को, उसको पढ़ने के बाद उनका इंटरटेनमेंट होता, मतलब लोग इंटरटेन करते हैं, खुश होते हैं पढ़ करके, और वो इंटरटेन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देते हैं, संदेश एक देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ये है इसकी अगर साहित्य की देखेंगे कि वर्तमान समझ में क्या प्रासंगिकता है। ये समाज की विरासत का रक्षक भी सिद्ध होता है, ये बहुत बड़ा महत्व है इसका। देखिए, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि छुआछूत भी हमारी विरासत का ही प्रतीक है समाज में। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो चली आ रही हुई हैं, जो रूढ़ियां हैं, वो भी हमारे विरासत में शामिल हैं। तो रूढ़ियों को शामिल करिए, उसके लिए मनाही नहीं। रूढ़ियों में जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें इंसानियत ढूंढिए। अगर वो रूढ़ियां एक इंसान को इंसान नहीं मानती हैं तो समाज की विरासत नहीं हो सकती। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी रूढ़ियों को, जो कि इंसान को इंसान ही नहीं मानती, तो ऐसी रूढ़ियां हमारे लिए घातक हैं। तो इसलिए साहित्य को पढ़ने से बहुत सारे कारण हैं और उसको पढ़ा जाना चाहिए। ये रही साहित्य की प्रासंगिकता कि मौजूदा समय में साहित्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। कि जब इतनी भयानक त्रासदी चल रही हो, कोरोना काल में आप जीवित हैं, जीना ही आजकल, अगर आप जीवित हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। इस त्रासदी को देख करके बहुत सारे साहित्य लिखे जा रहे हैं। हमें फिजिकल दूरी के स्थान पे शब्द दे दिया गया सामाजिक दूरी। इस शब्द पे विचार करिएगा कभी। फिजिकल डिस्टेंस की जगह सोशल डिस्टेंस शब्द का क्यों गढ़ा गया, ये एक अलग विषय है, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य पर। सभी लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हिंदी। चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही उन्होंने पढ़ा हो, कोई ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हर कवि, हर लेखक के प्रति कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होगा, तभी आप हिंदी विषय को आपने सभी लोगों ने चुना है। अभी मैंने बताया था आपको, इसमें 2 पेपर हैं। पहला है मध्यकालीन काव्य और दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध, नाटक एवं एकांकी। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो मध्यकालीन काव्य है, आपके पाठ्यक्रम में जो मध्यकालीन काव्य है उसको मैं पढ़ाऊंगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया था, डॉक्टर CP श्रीवास्तव सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी निबंध, नाटक एवं एकांकी। दोनों पेपर 100 नंबर के हैं
अभी तक अगर पाठ्यक्रम नहीं चेंज हुआ तो जो सेकंड पेपर होता है वो बहुविकल्पी होता है। प्रथम प्रश्न पत्र लिखने वाला होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो मध्यकालीन काव्य संग्रह में जो कवि लोग हैं उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, बिहारी हैं, घनानंद। इसके अलावा रहीम, केशव और भूषण को भी रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ के रूप में। तो पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं हम। अब आसान सा पाठ्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर जो हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं कबीर को, सूर को, तुलसी को, जायसी को, अब उन पर आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे पढ़ते हुए। मैंने कहा था कि अब जो बीए में हमें पढ़ना है सूझ, समझ और दृष्टि पैदा करने के लिए। कोई कविता आप पढ़ते हैं तो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार वो कितनी प्रासंगिक थी वो कविता, इसके बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो अपने समय के सबसे आधुनिक कवि हैं। आजकल लोग कपड़े, मोबाइल और तरह के जो तकनीकी को देख करके हम लोग सोच लेते हैं कि आधुनिकता का ये पैमाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए। अगर विचारों में आधुनिकता नहीं आएगी तो हम कभी आधुनिक नहीं कहलाएंगे। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो आधुनिकता में कबीरदास जी का कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, भाषा का भी अपना एक इतिहास है। कोई भी भाषा हो, कोई भी विषय हो, सबका अपना एक इतिहास होता है। कोई तुरंत नहीं पैदा हो जाता है कि चलिए ये पैदा हो गया। हिंदी भी अचानक नहीं आई। हिंदी का भी अपना एक विकास क्रम है। क्रमशः उसका विकास हो। पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक संस्कृत आया, पाली, क्रमशः पाली, प्राकृत, अभ्रंश, पुरानी हिंदी, अवहट्ट, फिर हिंदी का विकास हुआ क्रम में। तो ये डेवलपमेंट है भाषा का। ऐसे हिंदी साहित्य भी जो मध्यकालीन काव्य है, इसमें जो कवि हैं इनका भी डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि ये पैदा होते ही इन्होंने ऐसा नहीं अध्ययन नहीं किया। इन्होंने कहीं ना कहीं से, चाहे समाज से शिक्षा पाई हो, चाहे अपने गुरु से प्राप्त की हो। और इसको जानने के लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जब तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम मध्यकाल के कवियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं अर्जित कर पाएंगे जितना चाहिए। इतिहास को आप देखेंगे तो जो परंपरा है इतिहास की, या आपने पढ़ा होगा इंटर में, आपको पढ़ाया गया होगा संक्षिप्त रूप में कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन हुआ वो है आदिकाल। आदिकाल के बाद आता है जो काल, वो है भक्ति काल। तीसरा काल आपका रीति काल है और चौथा आधुनिक काल।
तो मध्यकालीन जो काव्य है वो आपका भक्ति काल से संबंधित जो कवि हैं उनसे संबंधित है। मध्यकाल में बहुत सारे कवि हुए, उसमें जो भक्ति काल है जब हम अभी तो ये शुरुआत है, ये पहली क्लास है, तो इस पे बहुत विस्तृत प्रकाश हम नहीं डालेंगे, लेकिन जब हम कबीर की चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत विस्तृत प्रकाश हम इतिहास पे डालेंगे। तो सबसे पुराना आदिकाल आदिकाल का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया वो संवत 1050 से 1375 वो मानते हैं। फिर आता है भक्ति काल, तो भक्ति काल का वो समय मानते हैं 1375 से लेके 1700। और रीति काल का 1700 संवत 1700 से 1900 से फिर इसके बाद आधुनिक काल 1900 से 1984 तक। उन्होंने इस बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, छायावाद तक ही लिखा है, उसकी चर्चा बहुत विस्तृत नहीं करेंगे हम। तो मध्यकाल में भक्ति काल में जो कविताएं लिखी गई उस कविता को हमें पढ़ना है। हमारे पाठ्यक्रम में वही कविता रखी गई है, वही हमें पढ़ना है। देखिए, भक्ति काल को भी कई भागों में बांटा गया। पहले भक्ति काल के दो भाग हुए, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण के भी दो भाग हुए, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा, या कृष्णाश्रयी शाखा कह सकते हैं या रामाश्रयी शाखा कह सकते हैं। कृष्णाश्रयी मतलब जो कृष्ण को आश्रय मानकर उनकी आराधना पद आदि लोगों ने गाए वो कृष्णाश्रयी कहलाए। जो राम को आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना किए वो रामाश्रयी कहलाए। तो मध्यकालीन काव्य में आपको राम से संबंधित जो प्रमुख कवि दिखते हैं वो है तुलसीदास जी, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। एक तुलसीदास में रामचरितमानस का जो उनकी प्रमुख रचना है उसका एक प्रसंग अयोध्या कांड से लिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद कृष्णाश्रयी शाखा से तो फिर सूरदास जी हैं, सूर सागर के उसमें 25 पद हैं जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सूर सागर से लिया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम का अंग है। फिर आते हैं निर्गुण में। निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को में सूफी भी आते हैं, सूफी कहा गया उसको। ज्ञानाश्रयी में कबीर आए। तो कबीर जो आपको पढ़ना है तो कबीर ग्रंथावली जो जिसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, उसी ग्रंथ से कबीर ग्रंथावली से 30 साखी और 8 पद आपको पढ़ने हैं। ये कबीर ग्रंथावली से है। इसके अलावा प्रेमाश्रयी शाखा से आपको जायसी को पढ़ना है। पद्मावत का एक खंड इसमें आपके कोर्स में लगा हुआ है जो जायसी ग्रंथावली से है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जिसके संपादक हैं।
जिसमें नागमती सुवा संवाद खंड आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसको भी आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो भक्तिकाल के 4 कवि, जिसमें सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, जायसी हैं, ये 4 लोगों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा रीतकाल से आपको 2 कवियों को पढ़ना है। रीतकाल को भी 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल के अंतर्गत हम बिहारी के 30 दोहों का अध्ययन करेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और ये बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उनसे 30 दोहे लिए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे दोहे मिलेंगे जो आपको जो आपने इंटर और हाई स्कूल में या उसके पहले की क्लास में भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई नया रहेगा आपके लिए, सभी चीज़ें आपको लगभग कुछ ना कुछ ऐसी मिलेंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही घनानंद जो रीति मुक्त से हैं, रीतकाल के ही रीति मुक्त से हैं, उनके भी 15 छंद घनानंद कवित्त से जो लिए गए हैं, जिसके संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ये भी आपको पढ़ना है। द्रुत पाठ हेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे केवल लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। इसमें 3 कवि हैं जो भक्तिकाल से रहीम हैं, केशवदास और भूषण, ये दोनों रीतिकाल से। इनको आपको पढ़ना है। इनके काव्य आपको नहीं पढ़ना, इनके बारे में, इनकी भाषा की क्या विशेषता थी, इनके काव्य की क्या विशेषता थी, इन्होंने कैसे काव्य लिखे, इनके जीवन वृत्त के बारे में, आपको जीवन के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन ये कहा जाता है इससे लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है। इसको जब आप देखेंगे तो इससे विस्तृत प्रश्न भी आए हुए हैं। और अब आपको पाठ्यक्रम के बारे में मैंने चर्चा कर दी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें, एक किताब आती है BA प्रथम वर्ष के लिए, मध्यकालीन काव्य संग्रह। ये किताब आपको दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिसके संपादक हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा और डॉक्टर निरंकार सिंह। आप जाएंगे तो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस किताब में जो भी आपको पाठ्यक्रम में है वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको बता दें कि पेपर का प्रारूप कैसा होगा, पेपर कैसे आते हैं। देखिए 4 तरह के प्रश्न आएंगे पेपर में, 4 तरह के प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला जो प्रारूप होगा वो अति लघुत्तरी प्रश्न। ये 2-2 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, सभी अनिवार्य रहता है और 50 शब्दों में अधिकतम, मतलब अधिकतम हो सकता है कि कुछ 3 ही लाइन में हो, 30 शब्दों में हो, 20 शब्दों में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 50 शब्दों में ही हो, आप परेशान हो। ये कहा जाता है कि 50 शब्दों में न्यूनतम, 50 शब्द का मतलब होता है 5 लाइन आप कम से कम लिखें। फिर आती है व्याख्या। तो व्याख्या 5 रहती है, लगभग 5 ही रहती है, तो उसमें से 3 आपको करना होता, प्रत्येक 10-10 अंक का रहता है। ये माना जाता है कि आप कम से कम 150 शब्दों में, क्योंकि व्याख्या लिखना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे व्याख्या की जाए। जो परंपरा चली आ रही हो, जैसे आप लिखते चले, उससे थोड़ा इतर लिखेंगे। कुछ ना कुछ तो स्पेशल आपको करना होगा। आप आगे की कक्षाओं में आ रहे हैं तो ये लाजमी है कि आप कुछ बेहतर करें, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। व्याख्या जब पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी। फिर आता है अगला क्रम, लघुत्तरी प्रश्न। ये 2 होता है, 2 करना होता है, 10-10 नंबर का होता है और 250 शब्दों में, लगभग 2.5 पेज, 2.5 पेज में इसका आंसर लिखना रहता है। तो 2 पेज में भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपको कितना आता है इस पर डिपेंड करता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये भी 2 आता है, 15-15 नंबर का। तो 500 शब्दों में इसका आंसर, अधिकतम 500 शब्द है, यानी आप 5 पेज,
4 पेज, 4.5 पेज, इतने में आप लिख सकते हैं। तो 4 तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उसकी चर्चा जब हम पढ़ते रहेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसकी बात बीच बीच में होती रहेगी, क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ सेल्फ स्टडी भी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि 40 से 45 मिनट में आपको पूरा सब कुछ बता दिया जाए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना प्रयास करते हैं जानने का। तो उस राइटर से, उस साहित्यकार से संबंधित जो भी आलोचनात्मक किताबें हैं जो आपको बताई जाएंगी पाठ्यक्रम के साथ, वो है भी एक ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको मैटर दिया जाएगा, प्रश्न दिए जाएंगे, आप उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जरूरी हुआ तो हम लोग गूगल मीट और या जूम ऐप से भी जुड़ेंगे, जिसमें आमने सामने रहेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हैं। ये पाठ्यक्रम की भी चर्चा हो गई। तो आपको किताब लेना है मध्यकालीन काव्य संग्रह, जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा और डॉक्टर निरंकार सिंह द्वारा संपादित है। इसमें सभी पाठ्यक्रम में जितनी चीज़ें हैं सभी आपको मिल जाएंगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। समस्या के निदान के लिए हम हमेशा हैं आपके साथ। जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा समुचित। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप अध्ययन जितना जल्दी से जल्दी आप शुरू कर पाएँ, जितना जल्दी से जल्दी आपको किताब उपलब्ध हो जाए, उतनी ही अच्छी बात है। कुछ चीज़ें वाजिब है, ज़रूरत है। जो आप पाठ्यक्रम ले रहे हैं उसको पढ़िए, ये नहीं है कि उसको सजा दीजिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, नई नई किताबें लेते हैं और उसको सजा देते हैं, तो बढ़िया सा कवर चढ़ा देंगे और उसको रख देंगे बैग में पैक करके। जब आपसे बातें की जाए, जब आपको पढ़ाई जाए, तो खुद सेल्फ स्टडी मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हम लेक्चर देते हैं उसका 20% 25% ही आप केवल ग्रहण कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बस हम आपको एक राह दिखाएंगे, एक रास्ता दिखाएंगे, आप उस रास्ते पर चल करके ज्ञान को असीमित कर सकते हैं। जो सीमित ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम रहता है। उतने समय में हमें बहुत सारी चीजें समेटनी रहती। प्रैक्टिस आपको करनी है। किसी राइटर को कैसे अभी तक जानते थे आप, अब कैसे जानना है, ये जरूरी है। मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया था कि हमारी दृष्टि, हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें समझ, ये समझ, आप स्नातक में पहुंचे, यही तो समझ डेवलप करना है। कबीर को जिस रूप में आप जानते थे, अब आपको बदलना पड़ेगा परिपाठ, उससे हट करके कबीर को जानना पड़ेगा, सूर को जानना पड़ेगा, जायसी को जानना पड़ेगा। पहले रट करके काम चल जाता था, लेकिन अगर हम समझ गए तो जीवन भर नहीं भूलेगा। कहीं भी कोई कह देगा कुछ बोलने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, आराम से बोल लेंगे, कुछ उसमें दिक्कत कोई नहीं होनी। तो चूंकि ये पहला लेक्चर था, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।